हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर ढेर सारे एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। अगर आप कोई भी एग्जाम लॉ से संबंधित देने वाले हैं जिसमें कि एविडेंस एक्ट आता है, तो ये प्रश्न ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न है जो आपसे हर परीक्षा में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। इस एक वीडियो से आप अपने काफ़ी सारे नंबर सेव कर सकते हैं एविडेंस एक्ट से रिलेटेड, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पीसीएसजेएस के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस मैं रेगुलर आप लोगों के लिए जब तक आपका जे का एग्जाम नहीं हो जाता, आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं दिला देती, तब तक बनाती रहूँगी, लाती रहूँगी। और मेरे प्लेलिस्ट में भी और ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, आप जाके वहाँ भी अपनी वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्य को कहा जाता है तो उसे विवादक तथ्य कहा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितनी धाराएं एवं अध्याय हैं? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराएं और 11 अध्याय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? तो ये सभी तथ्य हैं, यानी कि सोहन ने एक गाय देखी, मोहन ने सोहन के से जाने को कहा और शीतल की बड़ी इज्जत है। ये तीनों ही तथ्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है? उस स्थान की विधि को जहां किसी मामले में कार्यवाही की जानी के हैं, यानी कि लेक्स फॉरी। भारतीय साक्ष्य विधि जो है वो एक लेक्स फॉरी विधि है। साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। कहाँ लागू नहीं होती है? न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर लागू नहीं होती है और मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाही पर लागू नहीं होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यह कि किसी मनुष्य ने अमुक ख्याति है एक तथ्य नहीं है, ये जो है सही नहीं है। बाकी तीनों ही कथन सही है। यह कि मनुष्य ने कुछ सुना है देखा एक तथ्य है, यह कि मनुष्य ने अमुक शब्द कहे एक तथ्य है, यह कि कोई मनुष्य अनुकराय रखता है ये भी एक तथ्य है। साक्ष्य की विधि क्या है? भूतलक्षी प्रभाव रखती है। साक्ष्य विधि भूतलक्षी प्रभाव रखती है। फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में इसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 3 में परिभाषित शब्दों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो न्यायालय के में मध्यस्थ सम्मिलित है, ये बात सही नहीं है। बाकी तीनों सही है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन सुसंगत तथ्य विधिक रूप से सुसंगत होने चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। बाकी तीनों गलत है। क्या क्या गलत है? तार्किक रूप से सुसंगत होने चाहिए, नहीं। विधिक रूप से तार्किक रूप से सुसंगत होने चाहिए, नहीं। और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की कुछ ख्याति है ये एक तथ्य है। का पर खा की मृत्यु का आरोप है उसके विचारण में निम्न तथ्यों में से कौन सा एक तथ्य विवादक तथ्य नहीं हो सकता? तो खा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, ये एक विवादक तथ्य नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अलावा ये तीनों हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? का ने खा की मृत्यु करने के अभिप्राय से उस पर वार किया, खा ने का को उकसाया, का की मृत्यु 12 वर्ष से कम थी तथा वह अपने कृत्य का परिणाम नहीं समझता था। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2022 साक्ष्य के रूप में अनुमति देता है, तो अनुमति देता है। संशोधन अधिनियम द्वारा हलफनामे को भी अब साक्ष्य माना जाएगा। अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, ये एक तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन कौन साक्ष्य विधि में सम्मिलित होते हैं? तो साक्ष्य के विधिक नियम जो है वो साक्ष्य विधि में सम्मिलित होते हैं।
का पर खा की हत्या का आरोप है, जिसके विचारण में निम्नलिखित से कौन विवादक तथ्य हो सकते हैं। का ने खा की हत्या की। का एक ईमानदार व्यक्ति है। का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला और का को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था। इनमें से 1 और 3 जो है वो ही विवादक तथ्य हो सकते हैं, यानी कि का ने खा की हत्या की नंबर 1 और नंबर 3, का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है। तो हरि ने कहा, मोहन ने देखा और राम ने झूठ बोला, ये सभी तथ्य हैं। कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो तथ्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है तो किसी न्यायालय में या उसके समक्ष समस्त न्यायिक कार्यवाहियों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र साक्ष्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है। तो मौखिक साक्ष्य जो है वो दस्तावेज नहीं है। बाकी तीनों दस्तावेज है। फोटो चित्रित मानचित्र, धातु पटवा और उत्कीर्ण ये तीनों ही दस्तावेज हैं। अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि वह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने ये कहा पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम ML वाधवा के वाद में। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपको जहाँ भी साक्ष्य अधिनियम आएगा वहाँ इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाने हैं। और इसके अलावा भी मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाली हूँ। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है तो उपरोक्त दोनों जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है। प्रिजम्प्शियो ज्यूरिस केवल और प्रिजम्प्शियो ह्यूमिनिस केवल, यानी कि प्रिजम्प्शियो ज्यूरिस और प्रिजम्प्शियो ह्यूमिनिस दोनों ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी, सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य होते हैं, ये कथन सही नहीं है। इसके अलावा सही नहीं है की बात है। फ्रेंड्स, ध्यान दें, कई बार हम नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं और अपने प्रश्न गलत कराते हैं। तो बाकी के जो तीनों हैं वो सही है, यानी कि कुछ तथ्य सुसंगत होते हैं परंतु ग्राह्य नहीं होते, कुछ तथ्य ग्राह्य होते हैं परंतु सुसंगत नहीं होते, और सभी ग्राह्य तथ्य सुसंगत नहीं होते। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये सही है और ये जो है ये गलत है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज है। तो ऑप्शन ए, उपासांकन या कैरिकेचर जो है वो एक दस्तावेज है, बाकी के तीनों दस्तावेज नहीं है, यानी कि रेडियो प्रसारण भी दस्तावेज नहीं है, दूरभाष पर बातचीत दस्तावेज नहीं है और अपवचन भी दस्तावेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है। कब कहा जाता है। जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना साबित किया गया हो, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल गुटलक अड्डा पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे लाती हूँ, जिसमें कि लॉ और GS का दोनों ही पोर्शन शामिल रहते हैं। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं वीडियोज़, और मेरे प्लेलिस्ट में ही ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं जिनसे आप अपने ज्ञान बढ़ा सकते हैं और आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं। जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तब प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जारी किया है, ऑप्शन सी सुसंगत तथ्य है।
यानी कि प्रमाणनकर्ता अधिकारी की राय जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के मामले में सुसंगत होती है। फ्रेंड्स, ये सारे ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध में उसी समवार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन बी, धारा 6 के अंतर्गत उसी समव्यवहार का भाग बनना शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगतता एवं ग्राह्यता है ना तो समानार्थी है और ना ही समविस्तृत है। सुसंगति और ग्राह्यता दो अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा रेस जेस्टे के सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, धारा 6 रेस जेस्टे के सिद्धांत से संबंधित है। फ्रेंड, धारा 6 प्री और मेंस दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फ्रेंड, मैं एक ऐसा भी वीडियो लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए जिसमें कि मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जब कम समय हो तो हमें जल्दी में किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए मैं हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस का वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य किसकी ग्राह्यता से संबंधित है? तो ये टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य की ग्राह्यता से संबंधित केस है। फ्रेंड्स, केसेस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि देखिए दो तरह के क्वेश्चंस हैं जो अक्सर ही देखा गया है एग्जाम्स में गलत हो जाते हैं। एक तो वो क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट सेक्शन पे पूछे जाते हैं, कई बार हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और एक वो क्वेश्चन जो कि केस बेस होते हैं। तो हाँ, मैं उन दोनों ही चीज़ों पर वीडियो बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। दस्तावेज हैं, दस्तावेज क्या है? तो दस्तावेज उपरोक्त सभी हैं। क्या क्या है? उपहासांकन या व्यंग चित्र भी दस्तावेज है, मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द भी दस्तावेज है, और मानचित्र एवं शिला पर उत्कीर्ण लेख भी दस्तावेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन रेस जेस्टे का सिद्धांत लागू होता है। कहाँ कहाँ लागू होता है? ए और बी दोनों पे, यानी कि केवल दीवानी मामलों में भी और केवल फौजदारी मामलों में भी, या दोनों में? तो दोनों में लागू होता है रेस जेस्टे का सिद्धांत। कोई तथ्य है जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतु या तैयारी दर्शित या घटित करता है, सुसंगत है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा में उपरोक्त कथन उपबंधित है? तो ये धारा 8 में उपबंधित है। एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये चारों ही सुमेलित हैं। हेतु है धारा 8 में, निश्चायक सबूत 4 में, प्राथमिक साक्ष्य 62 में और प्राइवेट दस्तावेज जो है धारा 75 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न यह है कि क्या आ के साथ बलात्संग किया गया यह तथ्य कि उसने परिवाद किया बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वे चिन्ह जो लड़ाई के स्थान पर एकत्रित हुए थे सुसंगत है? तो ये धारा 7 के अंतर्गत सुसंगत है। वे तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस तरह जुड़े होते हैं कि उसी तथ्य का हिस्सा कहे जा सकते हैं, सुसंगत तथ्य कहा जाएगा यदि ए और बी दोनों, यानी कि वे उसी स्थान पर घटित हुए हैं या वे अलग अलग समय पर घटित हुए हों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारणीय प्रश्न ये है कि क्या का ने खा को लूटा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो खा ने अन्य व्यक्तियों से कहा था कि उसके पास रुपए है, सुसंगत तथ्य नहीं है। ये जो तथ्य है ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। क्या तीनों सही हैं? खा की जेब में रुपए थे, ये सुसंगत तथ्य है। खा ने का को रुपए बताए थे, ये सुसंगत तथ्य है। खा ने का के पुत्र को कहा था कि उसके पास रुपए हैं, सुसंगत तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष द्वारा खा की हत्या करने के लिए का विचारण किया जाता है। खा की मृत्यु के पूर्व का ने ऐसा विष उपार्जित किया था, ये सुसंगत तथ्य है। शिनाख्त परेड सुसंगत है। कहाँ सुसंगत है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत है।
फ्रेंड्स देखिए कितना रिपीटेड प्रश्न है। ये इस पूरी ही वीडियो में मैंने इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। प्रश्न ये है कि क्या ए ने किसी व्यक्ति की अमुक दिन कलकत्ता में हत्या की, यह तथ्य कि उस दिन लाहौर में था एक सुसंगत तथ्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यही सही सुमेल इस प्रकार है। ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तथ्य जो विवादक तथ्य का परिणाम है, धारा 7 में बताया गया है। तथ्य जो एक ही समय व्यवहार के भाग है, धारा 6 में बताया गया है। तथ्य जो विवादक तथ्य की तैयारी दर्शाते हैं, धारा 8 में बताया है। तथ्य सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य ये धारा 9 में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं होने के बावजूद कुछ परिस्थितियों में सुसंगत होता है, उन परिस्थितियों को साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया है? तो ये धारा 11 में उपबंधित किए गए हैं। आ ऐसी उपेक्षा के लिए बा पर वाद लाता है जो बा ने उसे युक्तियुक्त रूप से अनुपयोगी गाड़ी भाड़े पर देने द्वारा की, जिससे आ को क्षति हुई। इस तथ्य कि बा उस गाड़ी के बारे में उन जिन्हें वह भाड़े पर देता है अभ्यस्ता उपेक्षावान था, विसंगत है। वह हमेशा से ही उपेक्षावान था, ये तथ्य विसंगत है। निम्न में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्वीकृत कर सकते हैं? तो एक वह व्यक्ति जिसने से हित व्युत्पन्न हुआ है, ये स्वीकृति कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो स्वीकृति लिखित में होनी चाहिए, ये सही नहीं है। बाकी के तीनों सही हैं, यानी कि स्वीकृति को सूचित किया जाना चाहिए। मौखिक स्वीकृति एक वैध स्वीकृति है। स्वीकृति विहित रीति से होनी चाहिए। स्वीकृतियां लिखित में होनी चाहिए, मौखिक होनी चाहिए। लिखित या मौखिक दोनों हो सकती हैं, लिखित या मौखिक दोनों होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। स्वीकृतियां लिखित या मौखिक दोनों हो सकती हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न किस धारा में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है? तो धारा 14 स्पष्टीकरण 2 में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जबकि क्या अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य, तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अन्यंत्र उपस्थित होने का अभिभाग, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान्य साक्ष्य का मात्र नियम है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सबूत परिणाम होता है, काय का होता है? साक्ष्य का परिणाम होता है। सबूत क्या है? तो सबूत साक्ष्य का परिणाम है। साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है? तो धारा 17 स्वीकृति को परिभाषित करती है। देखिए कितना ज्यादा रिपीटेड प्रश्न है। एक स्वीकृति या अभिस्वीकृता की ओर से व उसके पक्ष में तब सुसंगत होती है जब ऐसी स्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 में आती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित है? तो धारा 23 केवल सिविल मामलों से संबंधित है। कोई सुसंगत स्वीकृति तब असंगत होती है जब पुलिस अधिकारी को की गई है, यानी कि संस्वीकृति पुलिस अधिकारी को नहीं की जा सकती, तो वह असंगत हो जाती है। और कब कब इन तीनों ही दशाओं में सुसंगत होगी, यानी कि गुप्त रखने के वचन के अंतर्गत की गई है, जब अभियुक्त शराब के नशे में था, या जब प्रवंचना के परिणाम स्वरूप की गई है। आ को बा की हत्या के लिए अभियोजित किया गया। आ ने पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध की संस्वीकृति की और उसके पश्चात दंडाधिकारी को बताया, मैंने पुलिस अधिकारी को कहा था कि मैंने बा की हत्या की। यह कथन जो है
आग्रह है। पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं की जाएगी। इस नियम का तर्क कारण कथित है कि ये क्वीन एम्परर बनाम बाबूलाल के वाद में कहा गया था। क्वीन एम्परर बनाम बाबूलाल। फ्रेंड्स, अच्छे केसेस की वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। हर सब्जेक्ट के केसेस से संबंधित होगी। कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, टीपीए, एविडेंस एक्ट, हर एक्ट पर जो केसेस हैं उनके लीडिंग केसेस से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी और करंट जो केसेस हैं वो भी उनमें लेकर आऊँगी। इसलिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और मैं पहले 2 वीडियोस लेकर आ चुकी हूँ केसेस पर, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्व क्या नहीं है? पुरुष या महिला होना आवश्यकता तो नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित हुआ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, धारा 24, 25, 26 का अपवाद है? तो ये इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में कहा गया कि धारा 27 जो है धारा 24, 25, 26 का अपवाद है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित है पश्चातवर्ती तथ्य द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से? तो धारा 27 इससे संबंधित है, पुष्टि के सिद्धांत से। स्वीकृति उन्हें करने वाले पर बंधनकारी है जहां तक कि वह संबंधित है। किससे संबंधित है? वे तथ्य से संबंधित है। एक स्वीकृतिकर्ता की ओर से व उसके पक्ष में तब सुसंगत होती है जब ऐसी स्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 में आती है। संस्वीकृति की परिभाषा साक्ष्य अधिनियम में दी गई है, तो इसमें से कोई नहीं। संस्वीकृति की परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है। वह संस्वीकृति ग्राह्य है जो अभियुक्त ने अपनी आत्मा की भलाई को उत्प्रेरणा में आध्यात्मिक सलाहकार से की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि स्वैच्छिक प्रशासनिक परख के पश्चात प्राप्त जानकारी या प्राप्त वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1832 की धारा 27 के अनुसार स्वीकार की जा सकती है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य इसका सही उत्तर है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा साक्षी के परीक्षण में विलंब अपने आप में अभियोजन के वृत्तांत को संदेहास्पद नहीं बनाता है। अन्वेषण अधिकारी से विलंब से परीक्षण के बारे में प्रश्न किया जाना चाहिए। ये बात कही थी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश के वाद में। प्रश्न ये है, क्या एक विशिष्ट पत्र ए को मिला ये तथ्य कि पत्र सम्यक क्रम में डाक में डाला गया था और वह पुनः प्रेषक के द्वारा लौटा नहीं गया, सुसंगत तथ्य है। प्रीवी काउंसिल द्वारा संस्वीकृति की परिभाषा दी गई है, तो पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर 1939 प्रीवी काउंसिल के वाद में संस्वीकृति की परिभाषा दी गई। ये एक इम्पॉर्टेंट केस है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होती है? तो ऑप्शन ए धारा 25 के अंतर्गत पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होती है। देखिए कितना ज्यादा रिपीटेड प्रश्न है। बिना किसी पूर्व धारणा से जारी किए गए संदेश सुरक्षित होते हैं। ऑप्शन बी साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत। मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? तो ये धारा 26 के अंतर्गत सुसंगत है। एक अविवाहित महिला जो अपने नवजात बालक की हत्या कारित करने की अभियुक्ता थी, उसे पुलिस अभिरक्षा में परीक्षण हेतु डॉक्टर के यहाँ ले जाया
ले जाया गया था तब उसने अपराध संस्कृति की पुलिस कांस्टेबल उस कमरे के बाहर खड़े थे जहां आंख का परीक्षण चल रहा था। यह संस्कृति आग्राह्य है। नार्को टैक्स के अंतर्गत किए गए कथन की प्रकृति क्या है? तो नार्को टैक्स के अंतर्गत किए गए कथन की प्रकृति एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, फिर से रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। सूची 1 और सूची 2 जो हैं वो निम्नवत हैं। इस तरह से ये मैच करने के लिए आते हैं, तो हम इनको मैच कर लेंगे। उत्प्रेरणा, धमकी तथा वचन द्वारा जो है वो संस्कृति प्यारेलाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य में बताया गया। उत्प्रेरणा, धमकी तथा वचन द्वारा कार्य संस्कृति। दूसरा क्या है? कस्टम अधिकारी के समक्ष संस्कृति, ये पंजाब राज्य बनाम बरकत राम में बताई गई। अभियुक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट में संस्कृति, ये अग्नु नागेशिया बनाम राज्य के बारे में बताई गई। और पुलिस हिरासत में दिए गए बयान के अनुकरण में तथ्य की खोज जो है ये बम्बई राज्य बनाम काठी कालू ओघड़ के बाद में की गई। तो ये चारों ही केसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है और इन पर क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है, इसलिए इन चारों ही केसेस को आप बहुत ध्यान से देख लें। प्रलोभन, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव को दूर किए जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति जो है धारा 28 के अंतर्गत सुसंगत है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये करीब 80 के करीब प्रश्न हैं जो हमने देखे हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।